Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. We were doing Indian economy through previous year question series, जहाँ पे we were solving 2011 से 2024. You can join this Telegram channel and group for PDF and for further updates. You can also follow me on the Instagram. देखो अभी तक हमारा पिलर 1, 2, 3 and 4 that is 1 से लेके 4 तक हमारा पिलर कंप्लीट है, राइट एंड ये हम लोग मृणाल सर का जो क्लासिफिकेशन है ना, जो क्लासिफिकेशन यूज करके वो पढ़ाते हैं मृणाल सर, तो हम लोग उसी क्लासिफिकेशन के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा 4 पिलर तो कंप्लीट है, राइट। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग पिलर 5th को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? नाउ चैप्टर 16 5A इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी एनर्जी। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम 2023। क्वेश्चन क्या कह रहा है? With reference to India's project on connectivity, consider the following statement. अब देखो पहले मतलब ये क्वेश्चन के पहले कुछ बात समझ लीजिए कि देखो हमेशा हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगता है, हर क्वेश्चन में आप स्किल अपना नहीं दिखा सकते हो, राइट। कुछ क्वेश्चन में जो फैक्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो वो सॉल्व आपसे नहीं होगा। एंड बहुत सारे मतलब क्वेश्चन में ना बेसिक फैक्ट्स ही होता है जो हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारा रिवीजन नहीं हुआ है ठीक से, जिसके कारण हमें मतलब कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। अभी जैसे इसमें ही हम लोग देख लेंगे। अच्छा, दूसरा बात यह है कि जब से इस तरीके का क्वेश्चन स्टेटमेंट, जब से इस तरीके का ऑप्शन बन रहा है ना, ओनली 1 ओनली 2, तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी जो है वो और बढ़ गया है, राइट। नाउ पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहले तो ये बता दीजिए कि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है। सो दिस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज लिंक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई बाय 6 लेन सुपर हाईवे। अब इसी के अंदर एक आता है आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, दिस लिंक्स श्रीनगर, जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये किसको लिंक करता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर? श्रीनगर टू कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में, राइट। तो एक तो आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, दूसरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको लिंक करता है? तो ये कनेक्ट करता है सिलचर, जो कि कहाँ है, आसाम में। सो ये सिलचर को कनेक्ट करता है किससे? पोरबंदर से, राइट। पोरबंदर कहाँ पे है? गुजरात। तो इस स्टेटमेंट में किया क्या? इस स्टेटमेंट में ये किया कि यहाँ जहाँ सिलचर होना चाहिए था वहाँ ये डिब्रूगढ़ लिख दिया है। अब ये तो मतलब है ना, लोगों को पता होना ही चाहिए, राइट। अब ये अगर आप स्टेटमेंट गलत करोगे तो फिर कैसे चलेगा? एंड ये स्टेटमेंट हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था उड़ान इंडियन जियोग्राफी में। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट? ट्राइलैटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग में इन थाईलैंड वाया म्यांमार। बात समझिए, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। ये जो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे है, दिस इज अ रोड प्रोजेक्ट कनेक्टिंग किसको किसको कनेक्ट करेगा? तो मोरे जो इंडिया में हो गया, ठीक, वहां से म्यांमार एंड म्यांमार से फिर ये मायसोत थाईलैंड। क्लियर है? एंड दिस इज द पार्ट ऑफ इंडियाज लोकेस्ट पॉलिसी टू इम्प्रूव ट्रेड एंड कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया, राइट। तो यहाँ ये गलत हो गया। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड स्टेटमेंट? थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग इन China. This is also incorrect. Bangladesh, China, India, Myanmar economic corridor. This is a proposed trade and transport corridor. It will connect Kunming, जो कि कहाँ है, चाइना में है, to कोलकाता, राइट। यहाँ वाराणसी लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। एंड ये कुनमिंग चाइना को कोलकाता से जोड़ेगा वाया मैंडले म्यांमार एंड ढाका एंड चित्तागोंग बांग्लादेश, राइट। तो ये बांग्लादेश म्यांमार से होते हुए कोलकाता तक ये BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो कनेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों गलत है, आंसर क्या होगा? नन, राइट। यहाँ पे जो हम समझाए वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सारा का सारा स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2023 का क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट 1, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सही बात है कि यूरेनियम डिपॉजिट्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इंडिया कोल पर डिपेंड करता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर कितना डिपेंड करता है, कितना कोल का कंट्रीब्यूशन है, नहीं भी परसेंटेज पता है, इतना तो मतलब कॉमन सेंस है, हमको पता मतलब है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट आर द बिगेस्ट सोर्स कंट्रीब्यूटिंग
अराउंड 58% ऑफ इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी। अगर 2020-21 का बात करेंगे ना, तो न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूटेड अबाउट 3.15% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी। तो न्यूक्लियर एनर्जी कितना? 3.15। कोल कितना? 58%। तो इंडिया डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर ये सब नहीं भी पता होता तो भी आप इस स्टेटमेंट को तो सही मान लेते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेटमेंट 2। क्या कह रहा है? यूरेनियम enriched to the extent of at least 60% is required for the production of इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी न्यूक्लियर एनर्जी चैप्टर पढ़ा है तो आप ये आराम से गेस कर लोगे कि यार 60% बहुत होता है, ये कुछ 3 से 5% इनरिच्ड होना चाहिए। हम समझाते हैं क्या लिखा हुआ है या क्या है, हम एकदम बेसिक से समझाते हैं। देखिए, पहला बात तो ये कि दिस यूरेनियम वी नो दिस इज अ नेचुरल एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, राइट। एंड जितना यूरेनियम अर्थ क्रस्ट पे मिल रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा, वो सारा का सारा आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप यूज नहीं कर सकते हो। ओनली स्पेसिफिक टाइप, दैट इज यूरेनियम 235 इज यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब ये जो नेचुरल यूरेनियम है ना, इसमें ये U235 ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, ओनली अबाउट 0.7%। तो ये जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें यूरेनियम 235 जिसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ये नेचुरल यूरेनियम में ये यूरेनियम 235 कितना होता है? अराउंड 0.7%। दिस इज टू लो टू प्रोड्यूस एनर्जी एफिशिएंटली इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। एंड इसीलिए क्या किया जाता है, यूरेनियम को, ये नेचुरल यूरेनियम को इनरिच किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें, इस नेचुरल यूरेनियम में हम लोग यूरेनियम 235 के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है बात। एंड सो न्यूक्लियर पावर प्लांट का अगर बात करें तो यहां अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो इन दिस केस यूरेनियम नीड्स टू हैव अबाउट 3 to 5% ऑफ यूरेनियम 235। कितना? 3 से 5%। यहाँ कितना लिख रहा है? 60%। समझ में आ रहा है? कोई मतलब कंपैरिजन है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। अच्छा, एक बस ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बस एक बात मतलब ध्यान रख लीजिए कि फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब यूरेनियम मस्ट बी इनरिच्ड टू ओवर 90%। यूरेनियम 235, बस ऐसे ही ध्यान रख लेना कि फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब यूरेनियम मस्ट बी इनरिच्ड टू ओवर 90% यूरेनियम 235। यहाँ तक ठीक है। नाउ ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला बात कर रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए 60% इनरिच होना चाहिए, नहीं 3 to 5% होना चाहिए। अब एक बात को समझो, सेकंड स्टेटमेंट गलत है एंड एग्जाम में प्रे करना कि सेकंड स्टेटमेंट गलत वाला ही कुछ आ जाए, बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये सिर्फ यही ऑप्शन, तो इस तरीके का क्वेश्चन आए तो अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है तब तो आपका चांदी है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कोई परेशानी नहीं होगा इसमें, जो भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए मतलब जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है वो सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन CCO 2022 का ये क्वेश्चन है। अब आप एक बात बताओ, कौन सा मैगजीन था जिसने इस बॉडी को कवर किया होगा, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन को? ये तो सबके लिए नया था ना। नाउ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, पहला स्टेटमेंट देखिए, CCO इज अ मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तुक्का ही मारना होगा, राइट, एंड तुक्का ले सकते हैं ना हम लोग, तुक्का मार सकते हैं इस पे। CCO मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक्स। ले सकते हैं भाई, कर सकता है ये काम। एंड क्यों ले सकते हैं? बिकॉज अगर 1 हम लोग ले रहे हैं तो देखो यहाँ 1 2 1 2 1 2, तो जहाँ भी 1 है उसके साथ 2 है तो 1 and 2 तो पक्का हो जाएगा। नो, पहले तो ये बात समझ लो कि ये जो CCO है, दिस इज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इट इज द स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी for coal and lignite under Collection of Statistics Act 2008, and this body is responsible for annual coal and lignite survey. This body is responsible for publishing provisional coal statistics and coal directory of India. अब ये सब नहीं भी पता होता तो भी शायद हम लोग इस दोनों स्टेटमेंट को सही ही मानते, राइट, क्योंकि एग्जाम में तो देखो ये आपको सॉल्व करना ही करना है। एंड आप मतलब 3 ऑप्शन है A, C, D, इन तीनों में 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है। एंड यस, CCO monitors captive coal mines. It is responsible for granting permission to open or reopen the coal mine. तो जिस चीज से रिलेटेड ये बॉडी है उसी चीज से जुड़ा हुआ कुछ तो काम कर रहा है। अगर बहुत दिमाग नहीं भी लगा पा रहे तो इतना समझ रहे हैं, एंड ठीक है ना, मतलब मान के चलेंगे कि सही है। थर्ड पढ़िए, इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन
रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को सही मानते हो, राइट, तब आपके पास डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंच गए, राइट। अगर आप इस स्टेटमेंट को गलत मानते हो तो आपके पास ये दोनों रहेगा। बट आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये सही है। सीसीओ इज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर कोल बियरिंग एरिया Act 1957 and this body hears objections to government notification regarding coal bearing land acquisition and reports to the central government। and हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि हाँ आपको 3 के साथ जाना चाहिए था या आपको सपना आना चाहिए था कि 3 सही होगा, लेकिन फिर भी आप समझिए एंड ये लॉजिक आप एग्जाम में लगाना, राइट। आज हम लोग मतलब यही डिसिफर कर रहे हैं ना कुछ कुछ क्वेश्चन से कि भाई सिर्फ नॉलेज का तो बात है नहीं ना, यूपीएससी एप्टीट्यूड का बात है ना, तो आप कौन से लॉजिक से फर्स्ट एंड सेकंड को सही कर रहे हो। एंड ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं सुन सकता है जब ये मॉनिटर कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव ब्लॉक, जब ये कोल से रिलेटेड सर्वे कंडक्ट कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स को पब्लिश कर रहा है, तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हियर करेगा। नाउ फोर्थ देखिए, इट इंश्योर्स दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू इंड यूजर इन प्रेस्क्राइब टाइम। इंड यूजर जो है उसको कोल प्रेस्क्राइब टाइम पे डिलीवर हो बाई कोल माइनिंग कंपनीज। इस पे मतलब ये स्टेटमेंट मतलब देख के वही एक मीम ध्यान आ रहा है कि भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अरे यार सरकारी है, मतलब इतना ही सब कुछ एफिशिएंट होता कि टाइम पे डिलीवर हो जाए, उसके लिए एक बॉडी बना हुआ है, तो फिर मतलब बात ही क्या था। एंड वैसे भी आप मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हाँ एक बात सही है कि हम आज घर में बैठ के अगर ये चीज सॉल्व कर रहे हैं तो शायद मेरे लिए आसान है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इससे हम लोग कुछ सीख तो ले सकते हैं ना कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम लोग अप्रोच कैसे करें। देखो फर्स्ट एंड सेकेंड तो मतलब काटने का कोई ऑप्शन इसलिए भी नहीं बन रहा है क्योंकि देखो 3 ऑप्शन है, ये एंड ये, जिसमें 1 2 1 2 1 2 है। मतलब अगर आप 1 को सही मान रहे हो तो 2 आपको करना ही पड़ेगा सही, राइट, ठीक है बात। अब आपके पास बचता है 3 एंड 4। अगर 3 एंड 4 में आपको किसी एक को चुनना पड़े, क्योंकि कोई भी ऑप्शन तो ऐसा नहीं है 1 2 3 4, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो या तो आपका आंसर होगा 1 2 3, या तो होगा 1 2, या तो होगा 1 2 4। आप हमको बस एक बात बताओ कि अगर 3 एंड 4 में आपको एक ऑप्शन चुनना ही पड़े, कंपलसरी है, तो आप किसको सही मानोगे। ऑब्वियसली यार 3 को मानोगे सही। गवर्नमेंट बॉडी के हिसाब से कुछ ज्यादा एफिशिएंसी का बात नहीं हो जा रहा है। आप मतलब लॉजिकली सोचो, हम आपको ये नहीं बता रहे कि हाँ दिस इज अ, मतलब हम एक्सप्लेनेशन अभी दे सकते हैं आपको कि दिस सीसीओ इज अ रेगुलेटरी बॉडी, हम ये बात आपको मतलब बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कहाँ पता है रेगुलेटरी बॉडी है। दिस बॉडी फोकसेस ऑन डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड नॉट ऑन लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी। ये डिलीवरी पे फोकस नहीं करता है। एंड आपको नहीं भी ये सब पता है तब भी आप 3 एंड 4 में अगर आपको एक को गलत करना ही पड़े तो आप 4 को ही ऑब्वियसली गलत करोगे, क्योंकि 3 4 में ज्यादा नॉनसेंस स्टेटमेंट 4 लग रहा है। एंड जब आप 4 को गलत कर पा रहे हो, इतना हिम्मत दिखा पा रहे हो, तब आपके पास बचता है 1 2 3 एंड 1 2। देखो 1 2 3 एंड 1 2। एंड फिर यहाँ पे क्या बात आता है जो हम आपको पहले भी बताएं कि जब इस तरीके का स्टेटमेंट होगा तो जहाँ ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो ऑप्शन में होगा वो ज़्यादा मतलब ज़्यादातर चांस है वो सही होता है। तो अगर 1 2 1 2 3 है तो आपको ऑब्वियसली अगर कुछ भी नहीं पता है तो आपको गेस भी लेना है, तो ए के साथ आपको जाना है, पहला बात। दूसरा कि आप जब 1 2 को सही मान रहे हैं ना, तो कोई भी ऐसा मतलब इसमें कुछ भी अलग सा कोई बात नहीं कर दिया है। जैसे इसमें तो थोड़ा सा अलग बात कर दिया है ना, ये कोई बहुत अलग वाला बात नहीं है। एक बॉडी है वो ऑब्जेक्शन हियर कर सकता है, लेकिन हर एक कोल कंपनी, हर एक कोल माइनिंग कंपनी जो है वो एंड यूजर को टाइमली डिलीवर करे, ये थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप किसके साथ जाओगे फिर 1 2 3 के साथ। हम फिर से कह रहे हैं घर में बैठ के बताना मेरे लिए आसान है, लेकिन आप इससे कुछ तो सीख लो। एक स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे हो किसी क्वेश्चन को लेके, एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे हो, तो समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये लॉजिक या जो भी हम लोग डिस्कशन किए इसको दूसरे किसी यूपीएससी के क्वेश्चन पे लगाइएगा, ठीक है बात। नाउ यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सारा कुछ जो भी आपके काम का है, आपको ये एक्ट वगैरह याद नहीं करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स। कुछ 4 मिनरल्स का नाम दिया हुआ है, लिख रहा है इन इंडिया विच ऑफ द अबव इज आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स। अब देखो यार एक बात समझो, ये सब टफ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कोई कितना भी समझा देना कि हाँ ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको इस लॉजिक से कर लेते हो, कुछ नहीं होता है यार। ये सब एग्जाम में ना मतलब इस तरीके का नाम पढ़ के मतलब हालत खराब हो जाता है। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए, देखो ये टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 3 4। सो इन इंडिया विच ऑफ द अबव इज आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल, तो आंसर क्या होगा 2
3 एंड 4। तो इसका मतलब है ये बेंटोनॉइट जो है ये मेजर मिनरल नहीं है। तो बेंटोनॉइट है क्या, तो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिए कि अगर अगले बार क्वेश्चन रिपीट हो तो आपसे गलती ना हो। बेंटोनॉइट क्या है? दिस इज हाईली प्लास्टिक क्ले विच इज सॉफ्ट which is moldable that contains at least 85% मोंटमोरिलोनाइट। तो ये एक तरीके का प्लास्टिक क्ले है जिसमें 85% क्या होता है? मोंटमोरिलोनाइट। मोंटमोरिलोनाइट क्या है? ये भी एक तरीके का क्ले मिनरल ही है, ठीक। ये जो बेंटोनाइट है दिस इज नेम्ड आफ्टर फोर्ट बेंटोन यूएसए वेयर इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड यूज्ड। बेंटोनाइट जो है ना दिस इज क्लासिफाइड एज माइनर मिनरल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक अदर क्लेस एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बेंटोनाइट को भी माइनर मिनरल के रूप में क्लासिफाई किया गया है। जबकि ये क्रोमाइट, कायानाइट एंड सिलीमेनाइट ये सारे आपको डेजिग्नेट किए गए हैं एज मेजर मिनरल। अब ये एक क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद से क्या हो रहा है, लोग लिस्ट पे लिस्ट रटवा रहे हैं बच्चों को। अरे भाई वो लिस्ट रटने के चक्कर में एक तो मतलब नाम ऐसा होता है कि आपका मतलब मुंह टेढ़ा हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो वो लिस्ट वगैरह रटने से बढ़िया है ना कि जाइए पार्लियामेंट चैप्टर रिवाइज कीजिए, जाइए बाकी अदर सब्जेक्ट रिवाइज कीजिए। पता नहीं मतलब ये बात समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ही क्यों अट्रैक्ट करता है एंड इस तरीके का क्वेश्चन क्यों पढ़ना है भाई। नहीं टारगेट मतलब नहीं चेज कर पाइएगा आप इस तरीके के क्वेश्चन को। नाउ अब अगर मान लो जैसे ये क्रोमाइट के बारे में बात करते हैं, सो दिस इज ओनली कमर्शियली वायबल ओर ऑफ क्रोमियम। अब ये आपको काइनाइट, सिलीमेनाइट या फिर एंडेलुसाइट, ये तीनों जो है काइनाइट, सिलीमेनाइट एंड एल्यूसाइट, दीज आर एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स। लेकिन ये तीनों जो है आपको कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। ये सारा कुछ जानना इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन मेजर है कौन मिनरल है, राइट? आपको आता है आप तभी कर पाइएगा, नहीं आता है तो कितना भी हम पीएचडी करवा दे नहीं हो पाएगा। आंसर क्या होगा? 2, 3, 4। ये बेंटोनाइट जो है ये माइनर मिनरल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिस इज फ्रॉम 2019। कह रहा है कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। सो कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड इन 2 phases 1971 से 73 एंड यस दिस वाज डन अंडर इंदिरा गांधी जी। इन्हीं के टाइम पीरियड में कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 पास हुआ था। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो फिर 1 A and D होगा सही। Now what about second statement? Now coal blocks are allocated on lottery basis। आपको पता होना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा न्यूज़पेपर वगैरह मतलब हर जगह मैंने ये चीज मतलब एकदम बेसिक सा चीज है। कोल आवंटन, कोल ब्लॉक एलोकेशन इतना बार पढ़ चुके हैं हम लोग, इतना न्यूज में सुनते होंगे। तो कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड थ्रू ऑक्शंस। तो अभी कैसे अलोकेट किया जाता है? ऑक्शन के थ्रू। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। जैसे सेकंड गलत हुआ आपके पास आंसर एक ही बचा। या मान लीजिए थोड़े देर के लिए कि आपको 1 A and D होगा, राइट? क्योंकि 1 पे तो आप 100% श्योर थे। 2 का आपको आइडिया नहीं है जबकि होना चाहिए, ठीक है? 2 का आइडिया नहीं है अगर आपको, तो अब आप 3 पढ़ो। Till recently, India imported coal to meet shortage of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. बात समझो, India imports both coking and non-coking coal. Despite having world's 5th largest coal reserve, India is not self-sufficient in coal production. एंड ये भी आप मतलब आराम से कट कर लेते हैं। जैसे आप 3 को कट करते एंड आपको पता होता है कि 1 तो पक्का सही है, आपके पास आंसर सिर्फ ए बचता। कोई कंफ्यूजन है? अब आप हमको मतलब एक बात बहुत अच्छे से आप हमको समझाओ ये बात कि ये क्वेश्चन भी क्या आपके नॉलेज को चेक कर रहा था? हाँ, सोचना थोड़ा सा, नहीं तो होगा क्या, आप सिर्फ मतलब नॉलेज के पीछे भागते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विथ रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो वो तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेंगे, पहले तो आप ये बताओ कि माइनर मिनरल क्या होता है। तो इसके लिए एक एक्ट है, एक्ट का नाम क्या है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। सो इस एक्ट के थ्रू या इस एक्ट में माइनर मिनरल को डिफाइन किया हुआ है। क्या होता है माइनर मिनरल? माइनर मिनरल्स इंक्लूड बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। वो लॉ कौन सा है? ये लॉ है। एंड क्या इस लॉ के तहत सैंड जो है वो माइनर मिनरल है? सो दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। अगर 1 सही है तो ए एंड डी में से कोई होगा। एंड आपने दुर्गा शक्ति नागपाल जो यूपी कैडर की IAS ऑफिसर है, उनके बारे में आपने सुना है? बहुत सख्त एक्शन इन्होंने लिया था इलीगल सैंड माइनिंग के खिलाफ, है ना? फिर इनको बहुत सारा मतलब परेशानी भी हुआ। ये शायद 2014-15 का केस होगा,
हमको बहुत अच्छे से नहीं पता है, मतलब हाँ 13, 14, 15 कुछ तो होगा, हमको बहुत मतलब श्योर नहीं है। लेकिन तो वो मतलब आप ऐसे सोचना कि ये जो इलीगल सैंड माइनिंग के खिलाफ केसेस वगैरह ले रही थी, तो जिनके खिलाफ एक्शन ले रही थी उनका कनेक्शन किससे जोड़ा जा रहा था? तो उनका कनेक्शन जोड़ा जा रहा था उनसे जो लोग स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स थे। तो हमको तो मतलब इसी इंसिडेंट से ध्यान रहता है कि अच्छा ठीक है, अगर सैंड माइनिंग के खिलाफ ले रही थी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सैंड माइनिंग या सैंड माइनिंग के लिए जो लीज वगैरह दिया जाता है, ये लीज कौन देता होगा? ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट दे रहा होगा। एंड ऐसे भी ठीक है, ये तो मतलब मेरे लिए मतलब एक कहानी था जिसके कारण हमको ये बात मतलब पता था, राइट। लेकिन बात को समझिए, इतना तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि माइनर मिनरल्स आर कंप्लीटली अंडर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल and not the central government, है ना। state have full power to frame policies, make laws, रेगुलेट माइनर मिनरल्स। एंड मेजर मिनरल जो होता है ना, वो आता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। मेजर मिनरल जैसे आयरन, कॉपर, कोल। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल, ठीक है, बट पावर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप एक बात को समझो एंड बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। मान लो ये सब स्टोरी आपको नहीं पता है, मान लो ये भी नहीं पता है कि माइनर मिनरल स्टेट गवर्नमेंट के, माइनर मिनरल का अगर माइनिंग करना है तो उसका लीज स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट कर सकता है, या माइनर मिनरल जो है उसका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ये मान लो ये भी बात आपको नहीं पता है, मान लो थोड़ी देर के लिए। अब आप स्टेटमेंट 2 को पढ़ो। स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल, बट द पावर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल लाई विद स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। माइनिंग लीज कौन दे रहा है, कौन ग्रांट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। रूल कौन बना रहा है? जो छोटा काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सोचो, आप बात सोचो, रूल बनाने का काम कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड माइनिंग लीज कौन ग्रांट कर रहा है? तो स्टेट गवर्नमेंट। इसी एप्टीट्यूड का हम बात कर रहे थे, इसी स्किल का हम बात कर रहे थे। अरे नई नॉलेज है ना, नई नॉलेज है हमको, ठीक है, नहीं हमको पता है सारे स्टेटमेंट। हमको ये बात तो पता चल गया ना कि अगर स्टेट गवर्नमेंट यार बड़ा काम कर रहा है, माइनिंग लीज ग्रांट कर रहा है, उसका पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंड रूल बनाना जो छोटा सा काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर है। ये अटपटा सा स्टेटमेंट नहीं है, आप बताओ। तो ध्यान रहे बहुत अच्छे से, ये स्टेटमेंट जैसे आप गलत करते हो, आपका 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 गलत हो गया। अब अगर आपको पता है कि सैंड इज अ माइनर मिनरल, आप डायरेक्ट आंसर मतलब टिक करते, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते, नहीं पढ़ना था आपको थर्ड स्टेटमेंट भी। एंड एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट हैव फुल पावर टू फ्रेम पॉलिसीज, मेक लॉज, रेगुलेट माइनर मिनरल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट का ही मतलब फुल पावर है माइनर मिनरल के रेस्पेक्ट में। एंड मेजर मिनरल के रेस्पेक्ट में किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू फ्रेम रूल्स to prevent illegal mining of minor minerals. This statement is correct. And खुद देखो ना, मतलब सब कुछ हटाते हैं हम एक सेकंड। ये देखो, formation of rules related to grant of minor minerals lie with central government, ठीक है बात। और यहाँ क्या बोल रहा है? पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ये दोनों मतलब बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है। तो कहीं भी 2 और 3 एक साथ होगा? आप बताओ, कभी भी होगा? नहीं होगा। जो चीज यहाँ पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, उसी तरीके का पावर आपको स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है। अरे तो 2, 3 होगा ही नहीं ना। 2, 3 कहाँ है साथ में? यहाँ है, यहाँ है, हो गया, हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। समझ में आया बात? नाउ अब आपके लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन है, आप खुद से देख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज फ्रॉम 2019। नाउ सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, सबसे पहले तो ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। दिस वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। एंड जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इट रेगुलेट्स पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड रिलेटेड मार्केट्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड प्रमोट कंपटीशन। नाउ पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ये जो बॉडी है PNGRB, दिस इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी होता, मतलब आप कहीं तो पढ़े होते ना, मतलब सोचो थोड़ा सा। इसके पहले यार बहुत सारा जैसे सेबी में एक FMC, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बोल के एक बॉडी मर्ज हुआ, वो भी कुछ 1950s के आसपास बना था। फिर सेबी आप लोग पढ़े ही होंगे। फिर IRDAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। तो ये सब सारा जो है इसके पहले का बॉडी है। तो हाउ कैन दिस बॉडी बी द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो पहला तो गलत होगा, आप आंसर पे पहुंच गए। क्लियर है? नाउ
सेकंड स्टेटमेंट वैसे देख लेते हैं अपने जानकारी के लिए कि वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजीआरबी इज टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट for gas. This statement is correct as per this particular Act of 2006. It ensure fair competition and protect the consumer interest. Third पढ़िए, appeal against the decision of PNGRB go before the appellate tribunal of electricity. This statement is also correct. तो second and third दोनों सही है. Appeal against PNGRB's decision go to appellate tribunal under Electricity Act 2003. This tribunal has jurisdiction over PNGRB cases. अब बताएं confusion या problem कहाँ है. देखो मतलब ऐसा अगर हुआ कि आप ये statement पढ़े, आपको लगेगा कि नहीं भाई इसके पहले तो बहुत सारा बॉडी बना होगा ना, मतलब राइट, बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडी तो बने होंगे, क्लियर है. तो आप ये स्टेटमेंट अगर गलत करते हो 1 को तो आप पहुंच जाओगे इस पे 2 और 3 आंसर पे. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपके दिमाग में ये आया, एंड जो आना भी चाहिए, कि यार कहाँ ये बॉडी पेट्रोलियम नेचुरल गैस का बात कर रहा है, एंड उसका डिसीजन, उसके केसेस पे जुरिस्डिक्शन किसका है, अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का. थोड़ा सा मतलब अतरंगी सा बात नहीं लग रहा है ये. तो अगर ये चीज मतलब होता तो शायद मतलब आप लोग लॉजिकली तो सही सोच रहे होते, लेकिन यार मतलब वहां पे ये आपका सोच गलत हो जाता. दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट दैट अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ पीएनजीआरबी गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है आपके लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. विथ रेफरेंस टू, एक सेकंड, विथ रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2018 का क्वेश्चन है. पहला देखिए, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक यूनिट्स. एग्जामिनेशन प्रेशर पे ना ये सारा स्टेटमेंट पता नहीं क्यों सही लगता है एंड फिर कभी गलत भी लगता है, लेकिन हम आपको एक मतलब तरीका देने का प्रयास कर रहे हैं. हम लोग शायद मिलके एप्टीट्यूड डेवलप करने का प्रयास करें. एंड फिर ये चीज आप सोचना कि अगर सिलिकॉन वेफर्स जो कि फोटोवोल्टाइक यूनिट्स में यूज होता है, अगर उसमें थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर होता इंडिया, तो सोलर एनर्जी को यूज करने में इंडिया का कोई कंपटीशन मतलब रहता? फिर आप बताओ, कोई कॉम्पिटिटर रहता? वैसे ये स्टेटमेंट गलत है. चाइना जो है, चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिलिकॉन प्रोड्यूसर. सेकंड में आपको आता है रशिया, थर्ड में आएगा नॉर्वे, फिर यूएसए, फिर ब्राजील. इंडिया क्या करता है? इंडिया असेंबल करता है सोलर पैनल को, बट असेंबल कर रहा है, ठीक है, सोलर पैनल को असेंबल कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल को इंडिया क्या करता है? इंपोर्ट करता है. कहां से इंपोर्ट करता है? चाइना से करता है, अदर और कंट्रीज से करता है. सो पहला स्टेटमेंट गलत है. दूसरा देखिए, द सोलर पावर टैरिफ्स आर डिटरमिन्ड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये बॉडी जो है, ये कमीशन, ये डिटरमाइन करता है सोलर पावर टैरिफ. ये जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, दिस हैज a power trading license but does not set tariffs. तो आंसर क्या होगा? neither 1 nor 2. वैसे आपके जानकारी के लिए मतलब ऐसे देख लो कि ये जो सिलिकॉन वेफर है, ये है क्या एक्चुअल में? तो these are thin slices of semiconductor material used for integrated circuit and solar cell, right? silicon wafer. ये सिलिकॉन जो है ना, ये कुछ नहीं है, केमिकल एलिमेंट है या फिर एक सेमीकंडक्टर जिसको इलेक्ट्रॉनिक, सोलर सेल, स्टील रिफाइनिंग, एल्यूमिनियम कास्टिंग, ये सब में यूज किया जाता है. ठीक है, अब उसी में ये जो सिलिकॉन वेफर है, क्या बताएं हम? दीज आर थिन स्लाइसेस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसको आईसी में, सोलर सेल्स में यूज किया जाता है. तो इसी के रेस्पेक्ट में पूछ रहे थे कि क्या इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है? नहीं भाई, दूर दूर तक इंडिया नहीं है. ठीक है, चलो. Now question number 9 देखिए. Which one of the following is the purpose of उदय, a scheme of government? क्या है ये उदय? उदय is उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना. This was launched in 2015 by Ministry of Power. This scheme aims to improve the financial and operational health of electricity distribution companies. And उसी को तो हम लोग डिस्कॉम कहते हैं, जो कि इसके नाम में भी आ रहा है, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? आप बताओ, ऑब्जेक्टिव क्या है? कि डिस्कॉम को मदद किया जाए टू मैनेज देयर डेट, मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंट, एक्सपेंस को कम किया जाए, पावर जनरेशन कॉस्ट जो है उसको कम किया जाए, क्लीन एनर्जी को इनकरेज किया जाए थ्रू डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन पे फोकस किया जाए, दैट इज रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो जब आप ए बी सी डी पे पढ़ोगे तब आपको डी में हमने जो डिसाइड किया, हमने जो यहाँ मतलब डिस्कस किया, वो आपको डी में मिलेगा कि प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल टर्न अराउंड दैट इज हेल्पिंग द डिस्कॉम्स मैनेज देयर डेट एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. अगर पता होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भी जुड़ा हुआ है
तो भी आप शायद कर लेते। कैसे कर लेते? देखो यहाँ, रिप्लेसिंग द कोल बेस्ड पावर प्लांट विथ नेचुरल गैस, नहीं भाई ये सब नहीं। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड इन कंट्री बाई 2018, नहीं। प्रोवाइडिंग टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योर्स, नहीं ना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम का बात सिर्फ और सिर्फ इसी में हो रहा है। हम लोग पीएचडी करने लगते हैं, बेसिक चीज पता नहीं होता है। उदय का फुल फॉर्म भी पता होता एंड थोड़ा सा भी जस्ट पता होता, काम निकल जाता हमारा, राइट? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज आर पर्पसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस इन इंडिया? व्हाट इज दिस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस? दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब क्या होता है कि ये किसी एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है। And these are statutory bodies established by state governments as a trust or non-profit body in mining affected districts, and these bodies are created under Section 9B of Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, जिसको कि 2015 में भी अमेंड किया गया था। एंड हमने इस एक्ट के बारे में एक जगह और पढ़ा था, ध्यान आ रहा है आपको? क्या देखा हमने ये देखा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस है, दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है एज अ ट्रस्ट, एज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी इन माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, की वो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे माइनिंग से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, जहाँ माइनिंग के कारण वहाँ के पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा असर हुआ है। एंड इसको एस्टेब्लिश किया गया है सेक्शन 9 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 1951 विच वॉज अमेंडेड इन 2015। तो इस बॉडी का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एरियाज अफेक्टेड बाई माइनिंग एक्टिविटीज एज पर स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज आवर पर्पसेस ऑफ डीएमएफ? पहला देखिए, प्रोमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच कंट्री, एकदम नहीं। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशन, एकदम सही बात है। ऑथराइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, एकदम नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड एरिया अफेक्टेड बाय द माइनिंग एक्टिविटीज, राइट? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 ओनली। ठीक है। अब ये कॉम्पोजिशन, ये फंक्शन कैसा होगा? तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा, बेस्ड ऑन स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइन पे डिटरमिन होगा। एंड ये स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से मतलब इंस्पिरेशन लेगा? तो आर्टिकल 244 5th and 6th शेड्यूल, पेसा एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइन तैयार करेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये 2012 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल, Why does India import millions tons of coal? बहुत सारा जगह हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। एंड अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इस तरीके का ही कुछ पढ़ा था। तो डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व ऑफ कोल, क्यों इंडिया टन्स ऑफ कोल इंपोर्ट करता है? पहला देखिए, इट इज द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर प्रेजेंट यूज। मतलब बताओ, इससे वाहियात क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट कुछ होगा? एंड जैसे आप इसको कट करोगे, आप करेक्ट स्टेटमेंट पे पहुंच जाओगे, करेक्ट आंसर पे, करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाओगे, है ना? कि ये इंडिया का पॉलिसी है कि वो अपना कोल बचाए फ्यूचर के लिए एंड इम्पोर्ट करे बाहर कंट्री से, दूसरे कंट्री से फॉर प्रेजेंट यूज। क्या कहे मतलब क्या कहना चाहिएगा आप बताइए? इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर even though it has the 4th largest coal reserve and is the second largest producer of coal। इन सब चीज के बावजूद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कोल इंपोर्टर है। क्यों कोल इंपोर्ट करता है इंडिया? बिकॉज ये जो CIL है, that is Coal India Limited, this is a state owned monopoly। This CIL is a state owned monopoly, but it cannot produce enough coal to meet India's huge demand। This create demand supply gap leading to imports from other countries। तो ये जो मतलब यहाँ पे कह रहा है, या बहुत लोग ऐसा मानते भी होंगे कि इंडिया अपना कोल रिजर्व बचा रहा है एंड कोल को इंपोर्ट कर रहा है प्रेजेंट यूज के लिए। तो दिस इज फॉल्स। इंडिया इंपोर्ट्स कोल ओनली ड्यू टू सप्लाई शॉर्टेज, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। दिस इज करेक्ट, राइट? हमने पढ़ा कि CIL डोमिनेट करता है मार्केट को, बट इट्स इनएफिशिएंसी लीड्स टू सप्लाई शॉर्टेज।
Most power plant in India run on coal, but they don't get enough coal supply from within the country. उसके कारण बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है. एंड जैसे आप फर्स्ट को गलत किए थे, आप तो आराम से आंसर पे पहुंच ही गए थे. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल विच हैज टू बी इम्पोर्टेड. दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो कोकिंग कोल चाहिए वो इंडिया में मिलता नहीं है, एंड वो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ राइजिंग नीड्स ऑफ द स्टील प्लांट्स एंड पावर प्लांट. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2 and 3. क्लियर है बात? अब ये जो नंबर, अब आप बताओ, ये आपको अगर नोट्स दिया जाए तब आप ये नंबर जबरदस्ती पढ़ोगे. हम ये चीज क्यों आपको प्रोवाइड कर रहे हैं? बिकॉज तब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये सही क्यों है, बिकॉज हम उसको सब्सटैंशिएट कर रहे हैं. लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए क्या मतलब ये सारा फैक्ट्स पता होना चाहिए? एकदम नहीं ना. क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, ये क्वेश्चन 2012 का है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द नेशनल वाटर मिशन इज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड, हाउ विल इट इम्पैक्ट द कंट्री? नेशनल वाटर मिशन कब आया? 2011 में. क्वेश्चन कब पूछा? 2012 में. क्या इससे पता चल रहा है कि करंट अफेयर्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है, राइट? सो ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में मतलब देख लेते हैं, जो सीखने वाला बात होगा वो हम लोग सीख लेंगे. नाउ द पर्पस ऑफ दिस नेशनल वाटर मिशन इज वाटर कंजर्वेशन, रिड्यूसिंग wastage, ensuring equal distribution of water across India, right? And this mission was launched under National Action Plan on Climate चेंज. नाउ पूछ रहा है कि ये मिशन अगर प्रॉपरली एंड कंप्लीटली इम्प्लीमेंट हो गया तो ये किस प्रकार से इम्पैक्ट करेगा. तो पहला देखो, पार्ट ऑफ द वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरिया विल बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर. ठीक है, हो सकता है ना. दूसरा पढ़िए, द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोस्टल सिटीज with inadequate alternative source of water will be met by adopting appropriate technologies that allow for the use of ocean water. ये भी हो सकता है, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज के साथ साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का भी तो बात हुआ है, राइट? तो 1, 2 हो सकता है. What about 3? All the rivers of Himalayan origin will be linked to the rivers of peninsular India. All the rivers of Himalayan origin will be linked to the rivers of peninsular India. समझ में आया? आप बताओ, मतलब ठीक है, कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, बस आप ये बताओ कि ये सही होना चाहिए आपके हिसाब से कि गलत होना चाहिए. हिमालयन ओरिजिन्स के जितने रिवर है, जो भी रिवर हिमालय से ओरिजिन करता है, दोज रिवर will be linked to rivers of peninsular India. Is this even possible? अरे होगा possible, मतलब कहाँ, मतलब यार कुछ भी नॉनसेंस स्टेटमेंट है. बताओ, इतना तो सोच सकते हैं. तो जैसे 3 गलत हुआ, 3 यहाँ था, कट गया, आंसर पे पहुंच गया. 4 पढ़ने का जरूरत भी नहीं है. द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फार्मर फॉर डिगिंग बोर वेल्स एंड फॉर इंस्टॉलिंग मोटर्स एंड पंप सेट to draw groundwater will be completely reimbursed by the government. एक तो ये वाहियात स्टेटमेंट है. दूसरा कि हम यहाँ तक जाए ही क्यों? क्योंकि 3 गलत हुआ ना. 3 गलत हुआ तो 3 4 यहाँ था, ये दोनों गया. अब फिर से वही बात कि इसमें 1 था, इसमें 2 स्टेटमेंट थे. आंसर कौन सा सही हुआ? 1 and 2 वाला. एंड मान लो कि आपको नहीं भी पता है, एंड ये बात समझो कि जो नेशनल वाटर मिशन पढ़ के गए होंगे, क्या ये पॉइंट उनको ध्यान भी होगा एग्जाम में? आप बताओ. एक एक चीज कोई भी आदमी क्या रट के जाता है? ये सब तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सो कुछ भी अगर इस क्वेश्चन के बारे में, इस नेशनल वाटर मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, थर्ड तो हम पक्का गलत करते. थर्ड गलत होने से मेरा ये दोनों गया. मेरे पास ऑप्शन था 1 and 2, मेरे पास ऑप्शन था ओनली 1, राइट? एक बार हम पढ़ते हैं, कोई कारण नहीं बन रहा है इसको गलत करने का. आंसर क्या होगा? 1 and 2. एंड ये भी आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि हम जो आपको ये बार बार बात बता रहे हैं कि एक ऑप्शन है इसमें 2 स्टेटमेंट, एक ऑप्शन है इसमें 1 स्टेटमेंट है, तो ज्यादातर ये सही होता है. हम अगेन एंड अगेन सेइंग ज्यादातर ये सही होता है. हम आपको ये भी ऑनेस्टली दिखाए थे कि एक क्वेश्चन में जहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट सही हुआ था. ध्यान आ रहा है आपको? ठीक है. सो जो नेशनल वाटर मिशन है, इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. क्या वो सब जानना जरूरी था? एकदम नहीं. ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार मतलब पढ़ लेना. नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, 5B, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, अर्बन रूरल, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट, PPP मॉडल. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को. नाउ दिस इज फ्रॉम 2024. क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. अब देखो, सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है ये समझते हैं. क्या होता है फिजिकल कैपिटल? कोई भी
टैंजिबल मैन मेड एसेट, राइट, जिसको आप यूज करते हो प्रोडक्शन प्रोसेस में। अब वो क्या हो सकता है, वो कोई टूल्स, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो फिजिकल कैपिटल है, ये फिजिकल कैपिटल आपको या तो फिक्स कैपिटल हो सकता है या वर्किंग कैपिटल हो सकता है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है, दीज आर लॉन्ग टर्म एसेट्स जिसको आप रिपीटेडली यूज करते हो प्रोडक्शन में, जैसे कि आपका मशीन हो गया, है ना, रोज रोज मशीन थोड़ी खरीद रहा है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया। अच्छा, तो ये तो फिक्स कैपिटल हो गया। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म रिसोर्स है जो कि कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्शन में, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि फ्यूल, मशीन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये तो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगा, ये शॉर्ट टर्म रिसोर्स है, एसेट है। जबकि फिक्स कैपिटल का बात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है, जैसे कि मशीन, जैसे कि बिल्डिंग, ये थोड़ी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगा। आया बात समझ में, ठीक। तो वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल का आपको मतलब समझ में आ गया। नाउ अब आप बताओ, ये जो फार्मर्स प्लॉ है, मतलब जो फार्मर का हल है, या जो भी बोलते होंगे यार, आप समझ जाओ ना, ठीक है, वो क्या है उसके लिए, वर्किंग कैपिटल है या फिक्स कैपिटल है। ये तो फार्मर के लिए फिक्स कैपिटल हुआ ना, बिकॉज इसको ये रिपीटेडली यूज करेगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी हुआ कि मतलब एक बार ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर रहा है, एक बार ये खेती कर रहा है, तो क्या ये इसका जो वुडन प्लॉ है, ये जो फार्मर का हल है, वो खत्म हो जाएगा क्या, कंज्यूम हो जाएगा क्या, नहीं होगा। दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म एसेट, दिस इज अ लॉन्ग टर्म एसेट, दिस इज अ फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ लिख रहा है कि फार्मर प्लॉ वर्किंग कैपिटल है, तो ये गलत हो जाएगा। नाउ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या फिक्स कैपिटल, एकदम फिक्स कैपिटल है। दिस इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यार्न, जो कि वीवर के द्वारा यूज किया जाता है, तो वीवर के लिए यार्न जो है वो क्या है, दिस इज वर्किंग कैपिटल, राइट, बिकॉज ये यार्न जो है ये रॉ मटेरियल है, ये यार्न प्रोडक्शन प्रोसेस में कपड़े बनाने में खत्म हो जाएगा, वीव करने में खत्म हो जाएगा, वीविंग में। सो दिस यार्न इज अ वर्किंग कैपिटल। यहाँ क्या लिख रहा है कि यार्न जो है वो फिक्स कैपिटल है, तो ये गलत हो जाएगा। पेट्रोल का बात करें, पेट्रोल क्या है, वर्किंग कैपिटल है, 100% वर्किंग कैपिटल है। हम लोग देखें फ्यूल क्या है, वर्किंग कैपिटल है, दिस इज कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन, तो ये वर्किंग कैपिटल है, तो हाँ ये सही है। तो कौन कौन सा सही है, कौन सा सही है, आप एक बार फिर से कर लेते हैं रिवाइज। ये जो फार्मर्स प्लॉ है, ये क्या है, फिक्स कैपिटल। यहाँ क्या लिख रहा है, वर्किंग कैपिटल, तो ये गलत हो जाएगा। कंप्यूटर, ये क्या है, फिक्स कैपिटल, यहाँ क्या लिख रहा है, फिक्स कैपिटल, तो ये वाला सही हो जाएगा। यार्न यूज्ड बाय वीवर, यहाँ लिख रहा है फिक्स कैपिटल, जबकि क्या है ये वर्किंग कैपिटल, ये गलत हो जाएगा। पेट्रोल क्या लिख रहा है, वर्किंग कैपिटल, हाँ ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल है, ये सही हो जाए। तो कितना सही है, 2 सही है एंड 4 सही है, दैट इज ओनली 2। क्लियर है बात, समझ में आ गया, लिखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए सब कुछ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स, ये 2024 का क्वेश्चन है। अब ये मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एकदम मतलब ये सब कोई पढ़ के नहीं जाता है, कोई नहीं पढ़ के जाता है। तो देखो क्या लिख रहा है, दोनयी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या पूछ रहा है, इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। क्या होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में किसको बनाया जा रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होगा, अ न्यूली बिल्ड प्रोजेक्ट या एयरपोर्ट ऑन अनयूज्ड लैंड। जब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का बात करें ना, तो दिस इज नॉट समथिंग लाइक एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, राइट। यहाँ कंप्लीटली नया बन रहा है ऑन अनयूज्ड लैंड्स। आया बात समझ में। तो हमसे पूछ रहा है कि इन द रिसेंट पास्ट विच ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो आंसर क्या होगा, अगर आपको आता है तभी आप आंसर टिक कर पाओगे। देखो इसके बारे में तो सब लोग सुने हुए रहते हैं, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। दिस इज इन उत्तर प्रदेश, न्यूज वगैरह में था, आप लोग सुने होंगे। दिस इज अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, दिस वॉज इनॉग्रेटेड बाई मोदी जी, तो न्यूज में था। 2 तो होगा। अब ये दोनयी पोलो एयरपोर्ट, ये भी करेक्ट आंसर है, दिस इज इन ईटानगर, राइट। कब इनॉग्रेट हुआ था ये, 2022 में। दिस बिकेम द 16th एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जबकि ये 3rd जो विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिस इज नॉट ए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, इट इज अ ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, दिस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट। तो क्या होगा आंसर, आंसर 3 नहीं होगा, आंसर होगा 1 एंड 2। सो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, 1 एंड 2। अगर आपको पता है आप तभी कर पाओगे, राइट। चलो लिखा हुआ है यहाँ पे जो हमने पढ़ा पहले, ठीक है। अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज फ्रॉम 2023, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। आपको 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। अब ये दोनों स्टेटमेंट हम लोग पढ़े हैं, उसके पहले समझने का प्रयास करते हैं कि REIT, रिट्स एंड इनविट्स, ये क्या होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट
ट्रस्ट, राइट। तो ये जो रिट्स है REITs, दिस इन्वेस्ट्स इन कमर्शियल रियल स्टेट, जैसे कि मॉल, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग। जबकि इनविट्स जो है ये इन्वेस्ट कहाँ करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि रोड्स, जैसे कि पावर प्लांट्स। ये रिट्स इनविट्स दोनों क्या करता है, बोथ कलेक्ट मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड डिस्ट्रीब्यूट रिटर्न्स लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम। ठीक है बात, थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ये रिट्स इनविट्स क्या है। नाउ पढ़ो, पहला क्या लिख रहा है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। कि ये जो इनविट्स है, समझिएगा, इसमें आपने या इन्वेस्टर ने जो डिपॉजिट किया है, राइट, ये इन्वेस्टर ने जो इसमें डिपॉजिट किया है, इस डिपॉजिट के लिए इसको क्या मिलेगा, इस इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, तो इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। कोई और इन्वेस्टर होगा, वो इसमें इन्वेस्ट किया होगा, तो उसको क्या मिलेगा, उसके बदले डिविडेंड मिलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट इनकम है, दिस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, दैट इज दिस इज नॉट टैक्सेबल, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो इंटरेस्ट इनकम है इस पे भी टैक्स लगता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड जैसे ये स्टेटमेंट आपको पता चला इनकरेक्ट है, सिर्फ एक ही ऑप्शन तो है जो बता रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। दूसरा पढ़िए, इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स under securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act 2002, सरफाइजाई एक्ट। सो ध्यान रहे, बहुत अच्छे से ध्यान रहे कि ये जो सरफाइजी एक्ट है, अंडर दिस रिट्स एंड इनविट्स बोथ आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सही है, राइट। तो आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या सही होगा, फाइनल आंसर इज डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट। यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिस इज फ्रॉम 2023, लिख रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बात कर रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव डज UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। कि ये एक इनिशिएटिव है UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। ये इनिशिएटिव इनमें से कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे फोकस करता है। तो पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट इज दिस UNOPS, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस प्रोजेक्ट सर्विसेज। दिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1973, यूनाइटेड नेशन ऑफिस for project services. This was established in 1973 as a part of UNDP, United Nations Development Program. It gained autonomy in 1995 and it now works independently, right? इसका फोकस एरिया क्या है, तो फोकस एरिया इसका डेवलपमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, पीस बिल्डिंग का काम करता है ना। अब बात आता है, ठीक है, ये तो UNOPS के द्वारा का हो गया बात। अब ये UNOPS S3I, that is सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन। तो 3I कैसे हुआ, 1 2 3, तो S3I सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। ठीक है, ये किसका इनिशिएटिव है, UNOPS का इनिशिएटिव है। तो ये है क्या, इसका गोल क्या है, गोल इज टू प्रोमोट सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका फोकस एरिया क्या होगा, एफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसका फोकस एरिया है। अब क्या S3I इनिशिएटिव जो है ये प्रायोरिटाइज करता है या ये फोकस करता है अफोर्डेबल हाउसिंग पे, एकदम करता है। इट फोकसेस ऑन मिडिल इनकम एंड लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स। इसका गोल है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग। सेकंड बात करते हैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। नो, दिस इज रॉन्ग। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो, बस इज नॉट अ पार्ट ऑफ S3I इनिशिएटिव। हम लोग देख चुके हैं S3I किस पे फोकस करता है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे, हेल्थ केयर पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे। क्या हेल्थ केयर होगा, एकदम होगा। रिन्यूएबल एनर्जी होगा, एकदम होगा। आंसर क्या होगा, 1 3 4, दैट इज ओनली 3। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। ये हम लोग IR में भी पढ़ चुके हैं, राइट। इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है पोलर कोड का, इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर विंटर्स, पोलर water, right? This was adopted by International Maritime Organization. The purpose is to ensure safety and environmental protection for ships
इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक वाटर्स। अब अगर सिर्फ पोलर कोड के बारे में हमको इतना भी पता होता है कि पोलर वाटर पे शिप से कुछ लेना देना है, हमको पता होता, अरे कुछ नहीं पता होता, ये भी पता होता इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, हमको ये पता होता कि ये पोलर वाटर दैट इज अंटार्कटिक आर्कटिक में जो शिप ऑपरेट कर रहे हैं उससे इसका लेना देना है, तो काम हो जाता। जैसे पहला ऑप्शन आप पढ़िए, इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स operating in polar water. It is an agreement of country around North Pole regarding demarcation of territories. हटाओ ये. It is a set of norm to be followed by country whose scientists undertake research studies in North Pole, South Pole. हटाओ ये. It is a trade and security agreement ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ आर्कटिक काउंसिल। हटाओ ये। तो यार उसका फुल नेम भी अगर पता होता, या सिंपल छोड़ो ना, हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि जो भी चीज है, कोई टर्म, कोई फ्रेज, कुछ भी अगर है तो वो किससे जुड़ा हुआ है, बस इतना अगर पता है काम चल जाएगा, अपना बन जाएगा। देखिए बाकी सारा मतलब ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, चलो तो ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। अब दिस पोलर कोड इज मैंडेटरी अंडर सोलस एंड मारपोल। सोलस क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, एंड मारपोल क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। एंड ये पोलर कोड क्या क्या कवर करता है? शिप डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट, ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, सर्च एंड रेस्क्यू प्रोसीजर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस मेजर्स फॉर शिप्स इन पोलर वाटर। चलो ये सब तो मतलब हम लोग जबरदस्ती का पढ़ रहे हैं ना। देखो पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2022 का क्वेश्चन है। ये सारा कुछ हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं? इंडियन सैनिटेशन काउंसिल, इंडियन सैनिटेशन कोलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज इनकरेक्ट। हम लोग पहले भी देख चुके हैं तो इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस वगैरह नहीं करेंगे। इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज फंडेड बाय WHO। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। ये जो इंडिया सैनिटेशन कोलिशन है, दिस वाज लॉन्च्ड इन जून 2015 एट फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका पर्पस था टू सपोर्ट safe and sustainable sanitation by bringing multiple organizations together। तो पहला तो गलत हो गया, WHO इसको फंड नहीं करता है। दूसरा देखिए, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स in government of India and provide innovative solution to address the challenges of urban India। तो देखो एक बात बताते हैं, ये मतलब बेतुका क्वेश्चन था। क्यों था? बिकॉज बहुत से इंस्टीट्यूट ने, इवन शायद मतलब जहां तक हमको ध्यान आ रहा है, मृणाल सर ने भी इसका आंसर 2 ही बताया था कि 2 सही है। फर्स्ट तो गलत है, 2 सही है, मतलब इसका आंसर ये होगा। लेकिन यूपीएससी ने इसको गलत माना, सेकंड को गलत माना कि देखो ये जो NIUA है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आता है, बट दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड दिस इज नॉट एन एपेक्स बॉडी। ये एक्सप्लेनेशन बाद में सबके द्वारा दिया गया। जब यूपीएससी ने कहा कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तब सबने कहा कि अच्छा, दिस इज नॉट एन एपेक्स बॉडी, इट इज अ नेशनल थिंक टैंक ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। दिस इज नॉट अ एपेक्स बॉडी, इट प्रोवाइड रिसर्च एंड पॉलिसी सपोर्ट, राइट, इट इज अ थिंक टैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो आंसर इज डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विथ रेफरेंस टू फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए, MP led fund must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. सही है। दूसरा देखिए, a specified portion of each MP's fund must benefit SC/ST population. This is also correct. 15% of the fund, that is 75 lakh out of 5 crore for scheduled caste areas के लिए है, and 7.5% that is 37.5 lakh out of 5 crore वो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज के लिए है ना। तो कह सकते हैं कि स्पेसिफाइड पोर्शन जो है हर एमपी का जो फंड है 5 करोड़ का, उसमें स्पेसिफाइड पोर्शन दैट इज 15% फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 7.5% फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया मस्ट बेनिफिट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। दिस इज करेक्ट। अब आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, एमपी लेड फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस। दिस इज करेक्ट। एंड अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। दिस इज रॉन्ग। हर एमपी को एनुअली 5 करोड़ मिलता है इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2.5 करोड़ ईच, राइट, एंड दिस इज रिलीज्ड डायरेक्टली टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बेस्ड ऑन अनस्पेंट अमाउंट एंड यूटिलाइजेशन certificate. MP led funds are lapsable at central level
बट नॉन लैप्सेबल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, दैट इज इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। तो थर्ड गलत हुआ, जैसे ये थर्ड आप गलत कर लेते तो आपके पास बचता 1A एंड D। इसका मतलब है आपको 4 एक बार समझना पड़ता, देखना पड़ता। 4 क्या कह रहा है, The district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. This is correct, right? District authority supervises this scheme and ensure proper implementation. District authority must inspect at least 10% of the ongoing project each year. MP should be involved in project inspection whenever feasible, right? तो आंसर क्या होगा इसका, 1 2 4, that is answer is D। सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ भी देखो, ये जो हम 7.5 15% लिख दिए हैं, ये आप ना मतलब जस्ट ध्यान रख लेना, मतलब इसी क्वेश्चन के बहाने, ताकि ST/SC से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए या वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए ना मेंस में, तो इसी बहाने कम से कम इस पॉइंट को याद तो रखना, एक तो फैक्ट याद रहेगा जो आप मेंस में कोट कर पाओगे। आया बात समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया प्लान, पहला स्टेटमेंट पढ़िए, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। हो गया ना नॉनसेंस वाला बात। बताओ, डिजिटल इंडिया इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गोल इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। इट डज नॉट फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग इट्स ओन इंटरनेट कंपनीज। सो पहला तो गलत हो जाएगा, पहला गलत तो हो गया ना, मतलब थोड़ा तो आसान हुआ क्वेश्चन। नाउ इसके लिए मतलब आप बताओ, आपको मैंने कुछ नॉलेज चाहिए क्या? क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 देखिए, एस्टेब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डेटा to build their large data centers within our national geographical boundaries। अरे भाई ये भी गलत है, कहाँ मतलब हम लोग जा रहे हैं बताओ? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जब आया, इतना सारा कुछ पढ़ा, ये सब पढ़ा क्या हमने उसमें? डिजिटल इंडिया डज नॉट इंक्लूड अ पॉलिसी फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनी, जो पहला बात बोल रहा था। इट डज नॉट इंक्लूड अ पॉलिसी फॉर मैंडेटिंग ओवरसी बिग डेटा कंपनीज टू बिल्ड डेटा सेंटर्स इन इंडिया। अरे ये सब बात किस में हो रहा था? ये सब बात हो रहा था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में, ध्यान आया? एंड अदर पॉलिसीज डेटा लोकलाइजेशन का बात कर रहे थे। तो 2 भी गलत हो गया, बचा क्या? एंड आप छोड़ दो, अगर आप मतलब सिर्फ 2 पे भी आप अगर आप पकड़ पाते कि 2 गलत है, तो देखो यहाँ पे 2 2 एंड 2 क्या हुआ, 3 ओनली। पढ़िए अब तो 3 सही है, पढ़ लीजिए। क्या एम है? Connect many of our villages to the internet and bring Wi-Fi to many of our schools, public places and major tourist center. This is correct. The key objective is to की ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाए सारे ग्राम पंचायत में, EGSS टू कॉमन सर्विस सेंटर, इंटीग्रेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है? चलो आप एक बार ये पढ़ लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विथ रेफरेंस टू नेशनल Investment Infrastructure Fund, which of the following statement is correct? National Investment Infrastructure Fund. This is a collaborative investment platform. It brings together international and Indian investors. Its objective is to invest in infrastructure, प्राइवेट इक्विटी एंड अदर सेक्टर टू जनरेट हाई रिटर्न्स। अब देखो मतलब कैसे आप इसको गलत समझोगे, या अगर आप पढ़ के गए हो तो मतलब कितना आसान हो जाता आपके लिए। निफ या NIIF का कोई लेना देना ही नहीं था नीति आयोग से ना। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ नीति आयोग, तो ये तो गलत ही हो गया ना। इट हैज इट्स ओन गवर्निंग काउंसिल चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। दूसरा पढ़िए जो और मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है, इट हैज अ कॉर्पस of 4 lakh crore at present। 4 lakh crore wrong है भाई, corpus is 40,000 crore, but this is planned not fixed। The actual fund depends on investment received from Indian and foreign investor। ये भी गलत, आंसर क्या होगा? D, neither 1 nor 2। तो क्या हुआ? कोई एक फंड था, एकदम बेसिक पूछ लिया, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज फ्रॉम 2017। कह रहा है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज एन। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है? पहला तो दिस इज अ ग्लोबल ओपन प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स इन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग complex public-private partnership projects for infrastructure. Goal is to mobilize the private sector and institutional investor for infrastructure in emerging markets and developing economies। ये जो global infrastructure facility है, ये सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को थ्रू टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इट ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट, multilateral development banks, private investors and financial institution, and this is co-chaired by World Bank Group।
तो क्या एशियान से लेना देना है? नहीं। OECD? नहीं। UNCTAD? नहीं। बी पढ़िए, वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन। अब आप GIF के बारे में पढ़े होते, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, तो आप उसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़े होते, तो इतना भी दिमाग क्लिक कर जाता तो हो जाता ना, क्योंकि बॉडी भी जो लिख रहा है सब अलग अलग है। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशन दैट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू इनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल। ठीक है, तो GIF क्या है, उसका गोल क्या है, उसका फोकस क्या है, पार्टनर कौन कौन है, तो जैसे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर, फाइनेंशियर, गवर्नमेंट, एंड जिफ इज को चेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप दिस वीडियो हेयर ओनली। इफ यू वांट टू गेट द PDF, तो जितना भी पिलर हमारा कंप्लीट हुआ है, हमने अभी तक 5 पिलर्स कंप्लीट कर लिए, राइट। अब एक छठा पिलर, 6th पिलर HRD से जुड़ा हुआ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, एंड 7th पिलर वो छोटा सा पिलर है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उसमें क्वेश्चन है, राइट। ये दोनों करने से हमारा इंडियन इकोनॉमी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो 5th पिलर यहाँ कंप्लीट हो गया, राइट। 4th पिलर तक PDF ऑलरेडी अपलोडेड है, ये भी हम उस PDF में अपडेट कर दें, एंड ये PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।